हेलो स्टूडेंट्स, आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि मीट्रिक स्पेस क्या होता है और हमने उसके दो एग्जाम्पल्स किए थे, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस और यूजुअल मीट्रिक स्पेस। आज इस लेक्चर में हम कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे मीट्रिक स्पेसेस के। सो योर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लेट x इज इक्वल टू आर एन बी द सेट ऑफ all ordered n tuples of real numbers for a fixed n belonging to capital N. This capital N denotes set of natural numbers and let d be a function such that आपको फर्स्ट पार्ट में d of xy गिवन है समेशन I इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस yi होल स्क्वायर होल रेज टू द पावर 1/2 और सेकेंड पार्ट में d of xy गिवन है मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस y1 मॉड x2 माइनस y2 मॉड एंड xn माइनस yn मॉड, जहाँ पर x आपके पास क्या है एक n टपल, y भी एक n टपल, ये दोनों x के हैं और x हमारा है rn। आपने शो करना है कि ईच d मतलब फर्स्ट पार्ट भी और सेकेंड पार्ट भी इज अ मीट्रिक ऑन rn। हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर आपके पास x क्या दिया हुआ है rn। rn का क्या मतलब है r क्रॉस r कितने टाइम्स, यानी कि क्रॉस कितने टाइम्स है n टाइम्स। कल हमने बात करी थी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, जब हमने x क्रॉस x लिया था तो उसमें कौन आए थे, उसमें पेयर्स आए थे जहाँ दोनों एलिमेंट्स किसके थे x के। आज हमारा x कौन है rn, यानी r क्रॉस r कितने टाइम्स n टाइम्स, तो ये क्या बनेगा r क्रॉस r, ये n टाइम्स है। तो इसमें क्या आएगा, हमारी स्पेस किस चीज़ की है, इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स आएंगे x1 x2 अप टू xn, जहाँ हर एक xi कहाँ का है r का, और i कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेके n तक। ये जो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं ये सारे ऑर्डर्ड है, मतलब x1 की जगह x2 नहीं आ सकता, x2 की जगह x1 नहीं आ सकता, ये ऑर्डर्ड हैं और इन्हें क्या बोला जाता है n टपल। n टपल इसलिए बोला जाता है, इसमें n एलिमेंट्स मिलके, जैसे आपने कल देखा था x क्रॉस x में पेयर्स थे, इनमें क्या है ये पेयर है, ये क्या है, इसको बोला जाता है n टपल। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर r 2 ही बार मल्टीप्लाई होता तो ये r2 कहलाता, 3 बार मल्टीप्लाई होता तो r3, तो r2 के एलिमेंट्स कैसे नज़र आएंगे पेयर में, r3 के एलिमेंट्स कैसे नज़र आएंगे ट्रिपलेट्स में, एंड सो ऑन। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये rn क्या है। अब इस rn के ऊपर फर्स्ट पार्ट में आपको d of xy क्या गिवन है, यहाँ x एक एलिमेंट है लेकिन एक्चुअली में वो क्या है एक n टपल है, y एक एलिमेंट है लेकिन एक्चुअली में वो सिंगल नहीं है, वो खुद एक n टपल है। अगर मैं इसको और प्रॉपरली लिखूं तो ये क्या बनेगा d ऑफ x कौन है x1 x2 xn, ये पूरा x है, और ये y1 y2 yn, ये पूरा क्या है y। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको क्या गिवन है, ये कैसे निकला हुआ है, कैसे निकला हुआ है xi माइनस yi का होल स्क्वायर, i इज इक्वल टू 1 to n समेशन और होल पावर 1/2। अगर मैं इसको खोल के लिखूं कुछ ऐसे हो रहा है x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और यही काम करते जाओ कब तक, आखिरी कोऑर्डिनेट तक। x1 में से y1 सब्ट्रैक्ट किया, x2 में से y2 एंड सो ऑन, xn में से yn, सबके स्क्वायर्स करे, सम किया और पूरे की पावर क्या ले ली 1/2। ये आपको दिया हुआ है जिसको मैंने एक्सपैंड करके दिखा दिया। अब आपको इस फंक्शन को, इस d को क्या दिखाना है मीट्रिक। d को मीट्रिक दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि d वही 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर ले जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, ये जो चीज़ है इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, मैंने आपको इसको एक्सपैंड करके दिखा दिया। अब मैं इसको हटा देती हूँ, यानी आपको जो d ऑफ xy है वो सम दिया हुआ है किसका, xi माइनस yi होल स्क्वायर्स का, सम को मैंने समेशन में लिख दिया और पूरे की पावर क्या लेनी है 1/2। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप x और y जो कि एक्चुअली में n टपल्स हैं rn से ले रहे हो तो ऑब्वियसली अगर मैं उन्हें कंपोनेंट वाइज सब्ट्रैक्ट करूं, मुझे नहीं पता कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, लेकिन हाँ ये श्योर है कि उसका स्क्वायर क्या होगा
पॉजिटिव। तो कोई भी एक्स वाई मैंने आर एन के लिए एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा हर आई के लिए, चाहे आप x1 माइनस वाई वन का स्क्वायर ले लो, x2 माइनस वाई टू का स्क्वायर ले लो, या xn माइनस वाई एन। दिस इम्प्लाइज अगर हर आई के लिए ये पॉजिटिव है तो मैं जब सबको ऐड करूंगी, ये मैंने ऐड कर दिया, ऑब्वियसली सारी क्वांटिटीज नॉन नेगेटिव हैं, सबका सम कर दिया, वो भी कैसा आएगा, नॉन नेगेटिव। अब आपने नहीं लिखना फॉर ऑल आई ये रिजल्ट था, इसलिए मैंने सबको ऐड कर दिया। और अगर कोई क्वांटिटी नॉन नेगेटिव है तो उस क्वांटिटी का स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, पावर 1/2, वो भी नॉन नेगेटिव होगी। एंड दिस इज योर डी ऑफ एक्स वाई। तो दिस प्रूव्स योर फर्स्ट एक्सियम और फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो डी ऑफ एक्स वाई आपका कैसे आ गया, नॉन नेगेटिव। अब सेकंड पर बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, जिसको हम आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स भी कहते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर डी ऑफ एक्स वाई 0 है तो x इज इक्वल टू वाई, और अगर डी ऑफ एक्स वाई 0 है तो x इज इक्वल टू वाई, और अगर x इज इक्वल टू वाई है तो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज इम्प्लाइज बाय एंड इम्प्लाइज समेशन। बाय डेफिनेशन क्या है ये, एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर, यही मतलब दिया हुआ है आपको डी ऑफ एक्स वाई का। तो ये दोनों साइड से रिजल्ट आ सकता है। अब किसी भी क्वांटिटी अगर 0 के इक्वल है तो आप उसकी स्क्वायरिंग कर दो, जैसे आप स्क्वायरिंग करोगे ये हट जाएगा। i इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर क्या आ गया, 0। अब ध्यान से देखो इस चीज़ को, ये क्या है, ये सम है। किसका सम है, कुछ स्क्वायर्स का। स्क्वायर्स कभी नेगेटिव हो नहीं सकते, इसका मतलब ये नॉन नेगेटिव टर्म्स का सम है। कभी भी अगर नॉन नेगेटिव टर्म्स का सम 0 आ रहा हो, आप इमेजिन करके देखो टर्म्स कैसी हैं, नॉन नेगेटिव, और उनका सम क्या आ रहा है, 0। इसका यही मतलब नहीं है कि उसका हर टर्म नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसका मतलब हर टर्म क्या है, खुद 0, तभी उनका सम 0 आ रहा है, अदरवाइज सम 0 नहीं आ सकता। दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय कि जिसका आप सम कर रहे हो, अगर नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज़ का सम 0 हो तो हर क्वांटिटी 0 होता है, और ये रिजल्ट भी बोथ वेज है। किसी भी चीज़ का स्क्वायर 0 है तो आप उस चीज़ को 0 लिख सकते हो, ये रिजल्ट भी दोनों साइड्स हैं। एंड दिस इम्प्लाइज एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई। यहाँ पर जैसे ही आपने समेशन हटाया तो हर टर्म 0 है, इसलिए आपको यहाँ फॉर ऑल आई ज़रूर लिखना है, यहाँ पर भी। और एक्स आई इज इक्वल टू फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 to n। अब एक्स आई वाई आई के इक्वल है, इसका क्या मतलब है, x1 y1 के इक्वल, x2 y2 के इक्वल, और xn yn के इक्वल। एंड दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय x किसके इक्वल आ गया, y के। तो हमने शुरू किया था d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 से, वो आ गया इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। दिस इज योर सेकेंड प्रॉपर्टी। Now let's start with third property. Now your third property is property of symmetry. Now d of xy आपको ये given है, d of xy is given this. अब ये होल स्क्वायर है, आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लो या b माइनस ए का होल स्क्वायर, एक ही बात होती है। इसका मतलब आप इसे नेक्स्ट स्टेप में ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये वाई आई एक्स आई रियल नंबर्स हैं, हमें आर एन स्पेस दी हुई है, और वाई आई माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो, एंड देयरफॉर डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। आपने एक्स वाई आर्बिट्री लिए हुए हैं, इसलिए ये रिजल्ट भी, थर्ड रिजल्ट भी और फर्स्ट भी किसके लिए ट्रू है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू एक्स। ये होगी आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ for last property, fourth property, you need 3 points. Let x, y, z belongs to Rn. Actually में x और y तो आपने लिखे हुए हैं, यानी कि z भी यहाँ पर क्या है, where x is equal to x1 x2 एक n टपल है, y इज इक्वल टू एक n टपल है ये भी,
एंड z इज इक्वल टू z1 z2 अप टू zn, ये भी एक एंटापल है। तो आपने ये रिजल्ट प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए फिर से d ऑफ एक्स वाई से स्टार्ट करते हैं। आपको d ऑफ एक्स वाई क्या दिया हुआ है, i इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई होल स्क्वायर होल रेज टू द पावर 1/2। नाउ इसके अंदर, इस टर्म के अंदर आप एक जेड आई जो इसका कंपोनेंट होगा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब अगर आप x1 माइनस वाई1 वाले टर्म पे हो तो z1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, अगर x2 माइनस वाई2 पर तो z2 ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, और ये आ गया आपके पास ऐसे होल पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप में आप इसे ऐसे लिख सकते हो, i इज इक्वल टू 1 to n, इसमें फर्स्ट टर्म बन गई एक्स आई माइनस जेड आई और सेकेंड टर्म बन गई जेड आई माइनस वाई आई, और इस पूरे का स्क्वायर और फिर पूरे की पावर 1/2। अब क्या करें आगे, यहाँ पर आप इसे कैसे लिख सकते हो, दिस इज लेस देन इक्वल टू, जब आपके पास होल की भी पावर हो तो आप यहाँ पर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी नहीं लगा सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमारे पास एक इनइक्वालिटी है जिसे कहा जाता है मिन्कोस्कीज इनइक्वालिटी। मिन्कोस्कीज इनइक्वालिटी, मिन्कोस्कीज इनइक्वालिटी क्या कहती है, अगर आपके पास ऐसे है एक्स आई माइनस वाई आई इज इक्वल टू 1 to n होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं, रेज टू द पावर p होल रेज टू द पावर 1/p, एक्स आई माइनस वाई आई raised to the power p summation I is equal to 1 to n and whole raised to the power 1/p. Then this quantity is less than equal to I is equal to 1/t xi की power p whole power 1/p and I is equal to 1 by n, sorry I is equal to 1 by n yi raised to the power p whole power 1/p with a condition here xi and yi as in the questions and p is greater than equal to 1. Now therefore by Minkowski's inequality here this is your xi and this whole is your yi. So this is less than equal to summation I is equal to 1 to n xi minus zi. Here value of p is 2. Zi minus yi. Now by definition what is this? This is d of xz, and what is this? This is d of zy. So collecting these two terms, d of xy is less than d of xz plus d of zy. So this is your fourth property and this holds for all x, y, z belonging to x. So this d becomes metric on this space and this x comma d is a metric space, and most important, this metric space is known as Euclidean metric space. Euclidean metric space. Now let's start with its second part. Now in second part you were given d of xy is equal to maximum of mod x1 minus y1 mod x2 minus y2 and mod of xn minus yn, यानी जहाँ पर हमने इन क्वांटिटीज़ के स्क्वायर का सम करके पावर 1/2 ली थी, पहले मेट्रिक ऐसे डिफाइंड थी। अब जस्ट क्या करना है कि अगर आपके पास ये दो एलिमेंट्स हैं, x1 में से y1 सब्ट्रैक्ट करो, x2 में से y2 एंड सो ऑन, और xn में से yn, ये सारे रियल नंबर्स हैं। तो अगेन आपके पास एक रियल नंबर आएगा, आपने उन सब का क्या लेना है, मैक्सिमम। तो d अगर ऐसे डिफाइंड है, वो आपको कह रहे हैं कि शो करो कि ये d भी क्या है, x के ऊपर मेट्रिक स्पेस। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी। अब ऑब्वियसली हर एक xi माइनस वाई आई, चाहे आप x1 माइनस वाई1 ले लो, x2 माइनस वाई2 या xn माइनस वाई, हर एक xi माइनस वाई आई कैसा है, नॉन नेगेटिव, और फॉर ऑल i लाइंग बिटवीन 1 to n। अगर हर एक नॉन नेगेटिव है तो ऑब्वियसली आप इन सब का मैक्सिमम लो। जो मैंने ये लिखा है और ये लिखा है एक ही बात है, आप इसे सेट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे इन सब का मैक्सिमम या कॉमास लगा के इनका मैक्सिमम, यानी अगर नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज़ हैं तो उनका मैक्सिमम भी क्या होगा, नॉन नेगेटिव। और ये कौन है आपका, d of xy, एंड दिस इम्प्लाइज d of xy इज
non-negative. So this proves your first property. Now comes to second. Now for second property, let us suppose d of xy is equal to 0. Now d of xy says it is maximum of, मैं ये वाली फॉर्म लिख रही हूँ, maximum of xi minus yi, I lying between 1 and n, यानी इनका मैक्सिमम 0 है. अब फिर वही बात कि अगर नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज़, ये सारी नॉन नेगेटिव हैं, इन सब में से जो मैक्सिमम है वही 0 है. 0 से छोटा तो कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि सारी नॉन नेगेटिव है. तो नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज़ का अगर मैक्सिमा ही 0 है, ये मैक्सिमा ही 0 है, इसका मतलब हर क्वांटिटी 0 है. दिस मीन्स ईच xi माइनस yi इज 0. ओके, नाउ दिस इम्प्लाइज मॉड क्वांटिटी 0 का मतलब हर क्वांटिटी 0 है. And this implies xi is equal to yi for all I lying between 1 to n. और अगर हर xi yi के इक्वल है तो x किसके इक्वल हो गया? y के. अब हम रिवर्स चलते हैं. अगर x y के इक्वल है, इसका मतलब x y के इक्वल है तो x1 y1 x2 y2, या मैं सिंपल कहूँ x है, यानी आप उल्टा भी जा सकते हो. हर एक xi yi के इक्वल है तो xi माइनस yi क्या हो जाएगा? 0. और जिन क्वांटिटी 0 है उनका मॉड भी 0. अगर सबका मॉड 0 आ रहा है तो उनका मैक्सिमम भी 0, और मैक्सिमम 0 बाय डेफिनेशन d ऑफ xy. यानी आप इस रिजल्ट को बोथ वेज एक ही स्टेप में कर सकते हो. तो आपके पास क्या आ गया? d ऑफ xy इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y. दिस इज योर सेकेंड प्रॉपर्टी. नाउ फॉर थर्ड प्रॉपर्टी, d ऑफ xy is given maximum of xi minus yi, I lying between 1 to n. आपको इन सबका मैक्सिमम दिया हुआ है. अब फिर बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस आप xi माइनस yi लिखो या yi माइनस xi, एक ही बात है. मॉड ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू मॉड ऑफ b माइनस a. तो ये क्या बन जाएगा आपके पास बाय डेफिनेशन? d ऑफ yx. तो d ऑफ xy किसके इक्वल आ गया? d ऑफ yx. और यहाँ xy आर्बिट्री था, इसका मतलब ये रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट भी, ये रिजल्ट किन के लिए ट्रू हैं? फॉर ऑल xy बिलोंगिंग टू x. नाउ लेट्स कम टू द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी. इन सारे क्वेश्चंस में फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्रॉपर्टीज प्रूव करना थोड़ा आसान होता है, थोड़ा सा मुश्किल कौन होता है? फोर्थ पार्ट. Now for fourth part you have to take 3 points. x और y आपके पास ऑलरेडी हैं, तो let x is equal to x1 x2 xn, ये हमने पहले भी लिखे हैं. y is equal to y1 y2 yn, और एक और पॉइंट ले लेते हैं z, जो कि क्या हो जाएगा? z1 z2 zn. and you have to show triangular inequality. टू प्रूव क्या करना है आपने? d ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई. तो स्टार्ट करते हैं. इसको स्टार्ट करने का पहला जो स्टेप है वो आपको याद रखना पड़ेगा. याद रखने के लिए आप क्या कीजिए, हमने d ऑफ एक्स वाई से शुरू करना है, लेकिन d ऑफ एक्स वाई बाई डेफिनेशन इस टाइम क्या है? इसका मैक्सिमम. हम सेकेंड पार्ट प्रूव कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ x1 माइनस y1, फिर x2 माइनस y2, फिर xn माइनस yn. तो मैं इन जनरल स्टार्ट करती हूँ xi माइनस yi से. फॉर i यहाँ पर कौन है? कोई भी हो सकता है 1 और n के बीच में. तो जो xi माइनस yi है वो छोटा है किससे? xi माइनस zi प्लस zi माइनस यहाँ इक्वल टू xi माइनस yi किसके इक्वल है? xi माइनस zi प्लस zi माइनस y, यानी मैंने सिंपली इसके अंदर एक zi ऐड और सब्ट्रैक्ट किया. ये क्वांटिटी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से किससे छोटी हो जाएगी? इससे. अब जो आपका d ऑफ एक्स जेड बनेगा, जैसे d ऑफ एक्स वाई ये है, तो d ऑफ एक्स जेड क्या बनेगा? मुझे ये बताओ. ये बनेगा मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ xi माइनस zi, I लाइंग बिटवीन 1 to n. और सिमिलरली d ऑफ zy क्या बनेगा? मैक्सिमम ऑफ zi माइनस yi, I लाइंग बिटवीन 1 and n. तो ये बनते हैं बाय डेफिनेशन.
तो xi माइनस zi कोई भी हो सकता है ये x2 माइनस z2 हो सकता है ये x4 माइनस z4 हो, हमें नहीं पता, लेकिन ये जो भी होगा i1 to n के बीच में कोई है तो ऑब्वियसली वो इस मैक्सिमम से तो छोटा ही होगा। मैक्सिमम ऑफ xi माइनस zi, i लाइंग बिटवीन 1 and n, प्लस ये किससे छोटा होगा, मैक्सिमम ऑफ zi माइनस yi, I lying between 1 and n, and this is equal to d of xz, और ये क्या हो गया, d of zy। इसका मतलब आपके पास क्या रिजल्ट आया, आपके पास ये रिजल्ट आया कि xi माइनस yi is less than equal to d of xz plus d of zy। और ये आपने i क्या लिया था, आर्बिट्ररी। ये किसके लिए ट्रू हो गया, फॉर ऑल i, यानी i1 के लिए भी हो रहा है, i2 के लिए भी हो रहा है, x1 माइनस y1, x2 माइनस y2 एंड सो ऑन। इसका मतलब इन सब के मैक्सिमम के लिए भी ट्रू होगा। तो जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप में इनका मैक्सिमम लोगे, मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ xi माइनस yi, i लाइंग बिटवीन 1 to n, ये भी किससे छोटा हो गया, d of xz प्लस d of zy से, एंड दिस इज योर d of xy। सो यू हैव योर फोर्थ पार्ट, d of xy is less than d of xz plus d of zy, and thus given d is a metric on x and x comma d is a metric space. You have in this example x is equal to Rn. You can have same examples for R2 जिसमें ordered pairs आएंगे, R3 जिसमें triplets आएंगे, यानी n की वैल्यू जो नेचुरल नंबर है यहाँ आपको 1 2 3 4 कुछ भी दे सकते हैं आपको एग्जाम्स में।